बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, साइबर पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इसकी अवेयरनेस के लिए मुझे जो है इनवाइट किया। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड द किड्स एंड स्टूडेंट्स और जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं। कोशिश ये होती है साइबर क्राइम के हवाले से कि साइबर क्राइम से बचना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी कि जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसके बाद उस बंदे को आइडेंटिफाई करना, उसको पकड़ना, उसको ढूंढना, उसको कोर्ट ऑफ लॉ तक लेके जाना। तब तक जो सोशल मीडिया का क्राइम होता है या फाइनेंशियल क्राइम होता है उसमें अक्सर विक्टिम्स का इतना डैमेज हो चुका होता है जो कभी ये होता है कि रिपेयरेबल भी नहीं होता। तो इसलिए ये अवेयरनेस जो है ये साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को पकड़ने से ज्यादा जरूरी ये चीज है। साइबर क्राइम क्या होता है इसमें सब जानते होंगे स्टूडेंट्स के हर वो क्राइम जो डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए कमिट किया जाता है वो साइबर क्राइम होता है। यानी मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डिजिटल मीडिया में और भी डिवाइसेस आ जाती हैं। इसमें ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग साइबर क्राइम को एनफोर्स कर रहे हैं 2007 से। इसमें डिफरेंट लॉज आए। आजकल कॉम्प्रिहेंसिव साइबर क्राइम का लॉ जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो डिफाइन किया गया साइबर क्राइम एक्ट के नाम से, पीका के नाम से, जो अभी हम इम्प्लीमेंट जिसको कर रहे हैं। तो ये है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम ईटीओ था, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। पहले हम उसको उसमें यानी उसके अंडर काम करते रहे, उसमें एफआईआर, लोगों को अरेस्ट करना, जो भी लॉ एनफोर्स करते रहे। बट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो है वो हमारे पास 2016 में, यानी हमने 9 साल जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के बगैर साइबर क्राइम ने यहाँ पे पाकिस्तान में काम किया। और उसमें सबसे जो आप इंटरेस्टिंग कह लें उसको या क्या कह लें, वो ऐसी बात थी कि उन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ना होने के बावजूद लोगों को सजाएं तक हुई, लोग पकड़े गए। और हमारे पास 2-3 सेक्शंस थे जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि जिसमें जिसको हम इन्फोर्स करें। तो मैं वापस आऊंगा साइबर क्राइम के हवाले से कि साइबर क्राइम जो है वो पाकिस्तान में किस किस तरह के हो रहे हैं। जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रहा है वो सोशल मीडिया का क्राइम है। यानी सोशल मीडिया का क्राइम क्या है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका इवन व्हाट्सएप है, और बहुत सारी साइट्स हैं जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिस पे प्रोफाइल पेजेस बनाते हैं आप लोग। फेक प्रोफाइल बना देना उसके ऊपर किसी के भी नाम से, ये बड़ा आम सा ट्रेंड है जी। फेक प्रोफाइल बना दी और उसको तंग करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स जो हैं वो शरारतन भी करते हैं और उनको ये अंदाजा नहीं होता कि वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने अरेस्ट किए हैं जिन्होंने किसी की फेक प्रोफाइल बनाई हुई थी और उसको टीज करना, उसकी ओरिजिनल पिक्चर लगा देना, किसी के नाम उसका नाम ओरिजिनल लिख देना। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में, पूरी दुनिया में ये एक क्राइम है, किसी के नाम से प्रोफाइल बना देना, किसी का डाटा हैक करना, किसी की प्रोफाइल को हैक करना, यानी उसको सिक्योर करना, उसका पासवर्ड चोरी करना, वो किसी भी तरीके से हो। किसी की प्रोफाइल का पासवर्ड चोरी करके आप, चाहे वो हैकिंग के जरिए हो, चाहे वो उसकी कहीं से आपके पास उसका पासवर्ड उसकी डायरी में लिखा हुआ हो, उसके मोबाइल से आप देख लें, किसी की प्रोफाइल को यूज करना उसकी इजाजत के बगैर, ये भी एक क्राइम है। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं और वो दूसरे बच्चों की प्रोफाइल्स को हैक कर लेते हैं। अभी फेसबुक और दूसरे जो एप्स हैं ये सिक्योरिटी इनहेंस करते रहते हैं, बट कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है जिसको एक्सप्लॉइट करके और स्टूडेंट्स जो है वो इस साइट पे चले जाते हैं। इसके अलावा जो है वो किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस कर देना, अननोन प्रोफाइल, कोई ऐसी प्रोफाइल बना दी आपने, ऐसा अकाउंट बना लिया जो किसी के नाम पे नहीं है, अपनी आइडेंटिटी यानी आपने हाइड कर ली, और हाइड करने के बाद लोगों को मैसेजेस करना शुरू कर दिया, किसी को डराना शुरू कर दिया कि कल तुम अपने ऑफिस नहीं जा सकोगे। मतलब किसी के भाई को कर दिया कि इस लड़की का उसको डिफेम करने के लिए कि ये इसका उसके कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, और उसके उसको उसको थ्रेट करना शुरू कर दिया किसी भी हवाले से। ये भी जो है एक क्राइम है।
तो इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे इस तरह का क्राइम है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम है हमारे पास। फाइनेंशियल क्राइम में क्या होता है कि ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं। आपको यानी ये होता है कि आपको कोई मैसेज आता है, आपसे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन पूछ ली, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको मैसेज आता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, एटीएम आपका जो है उसको वेरीफाई करना है, आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है। या ये आपको मैसेज आता है या कॉल आती है कि हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं या हम एफआईए से बात कर रहे हैं, किसी एजेंसी से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट टेररिज्म में यूज हो रहा है, आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, आप उसको वेरीफाई करें कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आप डर के उनको अपने अकाउंट की डिटेल देते हैं, वो आपके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम। एटीएम यूज करने के लिए आप जाते हैं किसी बूथ पे, तो वहां पे उन्होंने स्कीमिंग डिवाइस लगाई होती है, आप अपना एटीएम इंसर्ट करते हो, वो रीड कर लेता है उसको। इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी हैं, वो मैम को कहूंगा वो शेयर कर देंगी मेरी। कुछ मैंने डेमोस बनाए हुए हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि जब आपने एटीएम मशीन पे जाना है तो आपने किस तरह से उसको यूज करना है, कौन सी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपने लेने हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर, जिनकी रेशो आप कह सकते हैं कि 70 से 80% जो हमारे पास साइबर क्राइम हो रहा है, वो ये वाला क्राइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो रहा है। इंटरनेट पे जाना है जब भी, सोशल मीडिया को जब भी यूज करना है, हर स्टूडेंट को यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए कि स्टूडेंट सोशल मीडिया को यूज नहीं करें। आपको नई से नई उसमें चीजें मिलती हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस होती है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी अपना अकाउंट बनाएं, उसको कस्टमाइज करें। उसकी सेटिंग्स में जाके दो चार ऐसे स्टेप्स होते हैं जो करने से आपका अकाउंट बहुत हद तक, यानी आप कह सकते हैं कि वो सिक्योर हो जाता है। वो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं या चांसेस होते ही नहीं है उसको। अगर आप थोड़े से विजिलेंट होके सोशल मीडिया यूज करोगे तो ये नहीं हो सकता कि आपकी आईडी घर बैठे बिठाए बिला वजह हैक हो जाए। वो टाइम अब गुजर चुका है। नहीं, पहले वो डिक्शनरी के जरिए लोगों के पासवर्ड्स को हैक करना, पहले हैकिंग बहुत इजी थी। हम लोग जितने भी साइबर क्राइम में हैं हमारे, हम लोग सारे पहले हैकिंग वैकिंग करते रहे हैं अपने टाइम पे। यानी वो चीजें हमें आती थी तो हम लोग साइबर क्राइम में आए हैं, इस विंग में हमारा हुआ है, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं सारे। तो सोशल मीडिया के हिसाब से, यानी आपने क्या चीजों का ख्याल करना है जब भी आपने सोशल मीडिया यूज करने के लिए जाना है। तो उसको सबसे पहली ये चीज होती है कि आपने अब तो वो बच्चों वाली बात लगती है, लेकिन जरूरी बहुत है कि आपने अपने प्रोफाइल को, अपने पेज को अपने मोबाइल के साथ एसोसिएट करना है। यानी मोबाइल नंबर डाल के उसके साथ एसोसिएट करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड उसके ऊपर एक्टिव करना है। यानी जब भी अगर आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है कहीं पे, जो है ना वो आपका पासवर्ड देख लेता है या हैकिंग के लिए जाता है, पासवर्ड तक वो पहुंच जाता है, तो जब तक वो कोड एंटर नहीं करेंगे, जब भी लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वो एंटर करेंगे तो आपका जो है वो लॉगिन करेगा, अदरवाइज पासवर्ड के जरिए लॉगिन नहीं करेगा। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये भी आप लोगों को पता होगा, कुछ अरसा से व्हाट्सएप बहुत ज्यादा हैक हो रहा था। हैक क्या हो रहा था, वो बेसिकली फ्रॉड की एक टाइप थी कि आपको मैसेज आ गया और किसी ने आपको ये कहा कि मेरी वालदा, मेरी फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में, मैं इजी पैसा करा रहा था, कोड आपको आ गया, प्लीज वो मुझे कोड दे दें जल्दी से। आप कहीं पे भी अपने घर में बैठे होते हैं, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, या क्लास में, आप कोड इन गुड फेथ आप उनको वो दे देते हैं, 4 डिजिट्स का या 6 डिजिट्स का कोड जो होता है, वो आपका व्हाट्सएप जो है वो अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर कर लेता है। अब क्या है कि व्हाट्सएप ने अपनी सेटिंग के अंदर ये एक ऑप्शन दे दी है फेस रिकग्निशन की। जो आईफोन के यूजर्स हैं और जो एंड्रॉइड के यूजर्स हैं, उनका थंब के साथ आप, यानी व्हाट्सएप जो है वो जब आप ओपन करेंगे, जब तक आप फेस रिकग्निशन नहीं उसको देंगे या अपना थंब नहीं देंगे, वो लॉग इन नहीं करेगा। तो ये जो फेस ऑप्शन थी, ये व्हाट्सएप ने भी दे दी है, इसको जरूर आप कॉन्फ़िगर करें अपने मोबाइल के ऊपर। और फेसबुक, इंस्टा, जो आपके ट्विटर हैं, उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड उसके ऊपर लगाएं, मोबाइल के साथ एसोसिएट करें। दूसरी चीज, जब भी अकाउंट बनाएं, उसकी डिटेल अपने पास किसी डायरी में लिख के रख लें कि खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आप उस वो जो
सीक्रेट क्वेश्चन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम, आपका ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ये सारी चीजों से आप उसको रिकवर कर सकते हो उसको। अगर ये नहीं होंगे तो रिकवरी का चांस बड़ा कम होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जितने भी आपके मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं, उनका फेसबुक का भी वही पासवर्ड होता है, उनका इंस्टा का भी वही पासवर्ड होता है, उसका ईमेल का भी वही पासवर्ड होता है। होता क्या है, एक आपका अकाउंट हैक हुआ तो सारे ही हो गए। जिसको आपके एक पासवर्ड का, हमेशा सब अकाउंट्स के पासवर्ड्स डिफरेंट रखें। और पासवर्ड कभी पेप्सी, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान 786, बड़े पकड़े इस तरह के आईडीज जब हम लोग हैकिंग करते थे, जिसका पासवर्ड लगाते हो लाहौर 786, पाकिस्तान 123 या पेप्सी, वो लॉगिन हो जाता था। यानी इस पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करें, लाइक क्वेश्चन मार्क उसमें हो, डॉलर साइन, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। आपके पासवर्ड में नंबर्स भी होने चाहिए, यानी अगर आपने पेप्सी ही रखना है, अगर आपने पासवर्ड भी आसिफ इकबाल ने आसिफ इकबाल ही रखना है, तो एटलीस्ट आगे @ 786 की बजाय 123 की बजाय 031 रख दे, ताकि वो आम तौर पे यूज होने वाली चीज ना हो। ये इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना चाहिए। एक दफा आप पासवर्ड जो रखेंगे उसको भी राइट डाउन करें। अक्सर लोग पासवर्ड भी भूल जाते हैं। खैर, मोबाइल के साथ अगर एसोसिएट होता है तो वो फिर आपको जो है वो रिकवरी भी उसकी आसान हो जाती है। और दूसरा, जो सबसे बड़ी खराबी यहाँ पे पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि आप अपने फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल डाटा अपलोड कर देते हैं, जिसमें फैमिली पिक्चर्स होती, और वो आप कस्टमाइज नहीं करते उसको, प्राइवेसी उसकी सेट नहीं करते, हर बंदा उसको देख सकता है। आप अपनी हर पोस्ट को कस्टमाइज करें, खास तौर पे अपना मोबाइल नंबर, आपका आपकी उसके ऊपर नजर नहीं आना चाहिए। आपकी वो डिटेल पब्लिक होनी चाहिए जो जरूरी है, जो हर डिटेल पब्लिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पिक्चर्स जब अपलोड करें, वीडियोस अपलोड करें, वो उनके लिए अपलोड करें जो आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स भी वो, अक्सर ये होता है कि आपके बड़े करीबी लोग होते हैं जो वीडियोस निकाल लेते हैं। हाँ, ये इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अपना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बड़ा ओपनली मैं कहूंगा कि अपना वो कंटेंट देखें। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्या होता है, किसी के लिए अपना कैम ऑन नहीं करें, अपना किसी के लिए अपनी शर्ट रिमूव नहीं करनी है, आपने आपने किसी के लिए इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं भेजने गर्ल्स ने, जो कि कल को आपको उसकी वजह से ब्लैकमेल किया जा सकता है। बड़े अच्छे दोस्त होते हैं आपके, बड़ी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, क्लास फेलोज होते हैं आपके, बट जिस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वही कंटेंट आपके खिलाफ मिसयूज किया जाता है। और होता कहाँ से है, या तो कोई ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली वो कहता है कि मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, अक्सर ये होता है कि फेक अकाउंट बना के तो वो कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया जाता है, और वो लड़की या वो लड़का सोच भी नहीं सकता कि मेरा ये वाला दोस्त जो है वो मेरे साथ ये कर रहा है, इस तरह का कंटेंट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी को अगर आप भेजेंगे तो वो फिर ही लीक होगा। आपका मोबाइल स्नैच हो जाता है, आपकी पिक्चर्स उसमें इस तरह की पड़ी हुई हैं कि जो आपको, जिनके जरिए आप ब्लैकमेल हो सकते हो, आपका लैपटॉप चोरी हो सकता है, आपका मोबाइल खराब हो सकता है, जिसको आप ठीक करवाने के लिए दो, वो जो मैकेनिक है वो उसमें से डाटा निकाले। ये वो केसेस हैं जो हम देख रहे हैं। ये डे टू डे की रूटीन है इस तरह के मैटर्स की, कि इस तरह का कंटेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये वो चीज है जो आपको सुसाइड तक ले जाता है। आप सोचें कि इस तरह की पिक्चर या इस तरह की वीडियो अगर आपके भाई या आपके फादर तक जाएगी, या आपकी कम्युनिटी में, आपकी कॉलोनी के अंदर अगर वो वायरल हो जाएगी, इंटरनेट पे आपको पता है आजकल किस तरह से चीज वायरल होती है, तो क्या होगा आपके लिए, आपकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। सिर्फ आपकी खत्म नहीं होती, आपके पेरेंट्स की, आपके बहन भाइयों की लाइफ खत्म हो जाती है। ये बहुत सीरियस मामला है। काइंडली इसको आप लोग बड़ा इसको जो है वो इस में एहतियात करें। और सोशल मीडिया का ज्यादा जो बताने वाली बात है वो यही होती है कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बनाए नहीं। देखिए, अगर आपसे, हम भी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, हम भी कॉलेजेस और ये लाइफ सारी से गुजर के आए,
एक चीज, और पता नहीं कितने हजारों इस तरह के लड़के लड़कियां हम पकड़ चुके हैं जिन्होंने इस तरह के कंटेंट से ब्लैकमेल किया जो स्टूडेंट्स को। इसमें एक इंटेंशन होती है, जो भी आपसे इस तरह का कंटेंट मांगता है या बनाने की फरमाइश करता है, उसकी इंटेंशन, इसका मतलब है सही नहीं है। ही इज नॉट योर फ्रेंड और शी इज नॉट योर फ्रेंड। इसमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। सोशल मीडिया के यूज को, हर बंदे को फ्रेंड ऐड ना करें, अपनी वॉल पे रिस्ट्रिक्ट करें कि लोग आके उसके ऊपर कमेंट्स ना करें। आप कहीं बिजी हो, आपकी वॉल पे कोई इस तरह का मटेरियल, कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो अपलोड कर देता है अननोन आदमी, आपको दूसरे तीसरे दिन जाके, आप बिजी होते हो, आपको दोस्त बताते हैं, रिश्तेदार बताते हैं कि आपकी वॉल पे इस तरह का कंटेंट अपलोड हुआ हुआ है। अगर आपके 1000 फ्रेंड्स हैं तो 700 यही समझेंगे कि आपने खुद किया, उससे आपकी रिप्यूट डैमेज हो सकती है। अपनी वॉल को और अपने अकाउंट्स को, सोशल मीडिया को सिक्योर करके यूज करें। बाकी ये वो चीजें हैं जो सबको पता है, सिर्फ रियलाइज करने की बात है। ये कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने सोशल मीडिया किस तरह आजकल यूज करना है। सिर्फ आप थोड़ी सी उसको इजी ले जाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस का आपको अंदाजा नहीं होता, क्योंकि हम बैठे ऐसी जगह पे जहाँ पे हम रोज इन चीजों को डील कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये काफी सीरियस लेवल की चीजें होती हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे बात लंबी नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ये कि आप लोग क्वेश्चंस करें कि आप क्या समझना चाह रहे हो, मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो। मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूं, जवाब दूं जो अप्रोप्रिएट है, जो रेलेवेंट है। बाकी ओवर टू यू मैम। मेरे ख्याल से कि हाँ, साइबर लॉज के हवाले से जो आपने पूछना है मैं वो बता सकता हूँ। पीका जो हमारा साइबर क्राइम एक्ट है, 2016 अगस्त से हम इन्फोर्स कर रहे हैं, स्पेशल लॉ है। इसमें 23 सेक्शंस हैं, जो 24 सेक्शंस हैं जो डिफाइन किए गए, कॉम्प्रिहेंसिव है। बट अभी भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बताना जरूरी है लोगों को, या जिसके बारे में लेजिस्लेशन फर्दर जरूरी है, या उसमें सजा कम है, या कुछ ऐसी चीजें जो डिफाइन ही नहीं की गई, क्योंकि अभी वर्जन फॉर्म में है, पहली फॉर्म में है ये। इसमें इनपुट्स आएंगी, इसको हम बेहतर करेंगे। इसमें वो सारी चीजें डिफाइन की गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी आप ओवर टू मैम, आप जो भी पूछना चाहें क्वेश्चंस लें, जितने ज्यादा हो सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो कर लें। मैं थैंक यू सो मच सर, दैट वाज वंडरफुल। और ऑलरेडी आई गेस हमें काफी ज्यादा चीजों का इससे आइडिया हुआ है, और मोर और लेस आई थिंक यही सारी चीजें हैं जो कि पीका में भी डिफाइन हुई हुई हैं, बट डेफिनेटली आपने जरा इजियर वे में समझाया है। बिफोर आई ओपन फॉर द क्वेश्चंस, मैं पहला क्वेश्चन खुद आपसे करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी यूजर है इंटरनेट का, अगर उनके साथ कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनका अकाउंट कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ दे कैन एक्चुअली फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट? वो पहले उस सोशल मीडिया, जो भी फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उस पे ही जाके रिपोर्ट करें, एंड व्हेन दे शुड बी एबल टू अप्रोच एफआईए? कितनी ग्रेव नेचर का कोई केस हो तब किसी को एफआईए पे जाके रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, एफआईए में रिपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कस्टमाइज ऑप्शंस, जो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपकी हाँ, डेट ऑफ बर्थ कभी सही नहीं लिखनी चाहिए। ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब भी अकाउंट क्रिएट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखें, इसलिए कि डेट ऑफ बर्थ से अकाउंट रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके दोस्तों को पता होता है कि ये डेट ऑफ बर्थ इसकी है और वो लगा के उसको रिकवर कर सकते हैं, वो हमेशा गलत लिखा करें। अच्छा, जो आपने बात की रिपोर्ट करने वाली, डेफिनेटली अगर किसी को रिपोर्ट करना है किसी भी प्रोफाइल को, वो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो अगर उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके उससे उसके खिलाफ वो बंदा ऑपरेट कर रहा है तो वो जाहिर है उसको ब्लॉक कर देते हैं। एफआईए में ये है कि अभी अभी तक लास्ट 1 मंथ तक जो है वो हमारा रिस्पॉन्स इसलिए स्लो हो गया था कि हमारे पास कंप्लेंट बहुत ज्यादा है और हमारे पास ऑफिसर्स बहुत कम थे काम करने के लिए उसके ऊपर। तो हम ये देख रहे थे कि कौन सी कंप्लेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसको जाके फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना है, और बाकी को हम थोड़ा सा स्लो कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास 400 नए ऑफिसर्स आ गए हैं, उनको हम प्रोफेशनली उनको फील्ड में लेके उसको उनको ट्रेन भी कर रहे हैं हम लोग, काम भी वो करना शुरू हो गए हैं। बड़े अच्छे लड़के हैं नए जो आए हैं।
तो ये कि अब रिस्पॉन्स हमारा फास्ट हो गया है, अब हम जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। 9911 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके कंप्लेंट की जा सकती है। कंप्लेंट करने के लिए जस्ट एक कॉल की जरूरत है, आप घर बैठ के कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारा एक ईमेल आईडी है HELPDESK help@nr3c.gov.pk, यानी ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पे ईमेल करके आप कंप्लेंट कर सकते हो। उसके अलावा complaint.fia.gov.pk हमारी वेबसाइट है, यानी www.fia.gov.pk। FIA की वेबसाइट पे कंप्लेंट के लिए फॉर्म अवेलेबल है, वहां पे जाके अपना सिटी सिलेक्ट करें और कंप्लेंट लिख के सबमिट करवा दें। वो भी कंसीडर होगी और उस पर भी प्रोसेस होगा। या हमारे पाकिस्तान के अंदर 15 साइबर क्राइम के सर्कल्स हैं, जो कि लाहौर में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान पंजाब में ये वाले हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद है, बलोचिस्तान और गवादर में भी मौजूद है, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद और पिशावर में भी मौजूद है। ये हमारे जो है साइबर क्राइम के स्टेशन हैं, यहाँ इन पर्सन जाके भी कंप्लेंट की जा सकती है। तो मैं ये अभी भी कहूंगा आपको कि अगर मामला कुछ सीरियस है, आप समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे होना चाहिए, तो खुद जाके कंप्लेंट करना सबसे इसलिए बेहतर है कि उससे आपके उस मामले की सीरियसनेस का अंदाजा भी हो जाता है। कभी ऐसी बच्चे कंप्लेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट्स भी और बड़े लोग भी, कि उनके अल्फाज से हमें उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हो रहा होता। तो होता ये है कि जब खुद जाएंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना है। सेम डे भी हम बंदा उठा लेते हैं बंदे को। और दूसरा ये चीज है कि कोई फेक प्रोफाइल बना या आपका आईडी हैक हुआ, उसका लिंक जरूर उठा लें आप। लाइक ऊपर facebook.com/ आगे नाम होता है या नंबर होता है, वो लिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मेरा जैसे आसिफ इकबाल के नाम की प्रोफाइल्स तो फेसबुक पे आपको 1000 मिल सकती हैं, बट जो ऊपर लिंक होता है वो सबका यूनिक होता है, तो वो आप लोग जरूर उठा लें, उसको सिक्योर कर लें। और जो और अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये एज एन एविडेंस आपको एफआईए में देना होगा। अच्छा सर, एक और चीज जो कि बिकॉज वी ज्यादातर यहाँ पे मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, और इसमें एक पीका ही में एक हेट स्पीच से रिलेटेड भी क्लॉज है, तो आप उसको जी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हेट स्पीच, क्योंकि अभी आजकल भी इवन हम लोग देखते हैं कि ट्विटर पे हर वक्त ट्रेंड्स हो रहे होते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ या किसी स्पेसिफिक आदमी के खिलाफ। वो सब कुछ हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हेट स्पीच में क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आ सकती, और इन केस की हेट स्पीच अगर कोई इस तरह का ट्रेंड है जिसमें आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो क्या हर वो बंदा जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसमें विक्टिम उसमें क्रिमिनल ऑफेंस उस पर लागू हो सकता है या नहीं? जी, हेट स्पीच हमारा पीका का 11 है सेक्शन जो डिफाइन किया गया है। उसमें ये है कि सेक्टेरियनिज्म, यानी आपका जो है वो जो हेटेड कमेंट्स हैं अबाउट समवन्स रिलीजन और सेक्ट, वो इसमें फॉल करेगा। वो पॉलिटिकल जो कमेंट्स हैं आपके किसी के बारे में, वो इसमें फॉल नहीं करते। यानी उसमें टोटली जो है आपका मजहबी जो होते हैं ना लोगों के, जिस तरह हेटेड कमेंट्स आप देते हैं, यानी डिफरेंट जो है आपके रिलीजियस जो है उसके हवाले से, वो इसमें आते हैं। और इसकी 7 साल की सजा है। ये काफी सीरियसली हम इसको टेकअप करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें हम लोग अरेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन हम मीडिया पे इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें खराबी का जो है वो खदशा होता है इसमें। और ये जो सेक्शन है ये सबके लिए डिफाइन किया गया, इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा गया कि इट विल अप्लाई ओनली ऑन द मुस्लिम्स और ऑन द क्रिश्चियंस, ऑन द, यानी जो भी इसमें डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं, किसी भी रिलीजन के खिलाफ बात करने वाला जो है सोशल मीडिया के ऊपर, उस पे सेक्शन 11 जो है वो अट्रैक्ट होगा और वो इसके जुमरे में आएगा, सेक्शन 11 हेट स्पीच के। तो इंट्रा रिलीजियस जो है आपके जो मैटर्स हैं
वो आप सोशल मीडिया पे ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, और जो आपके किसी भी रिलीजन से होली जो पर्सनैलिटीज हैं, आप उनको डिस्कस नहीं कर सकते। ये उसके बारे में जो है वो सेक्शन 11 डिफाइन किया गया है। All right. Okay, Mishkat, you have a question. आप kindly अपना question पूछिए. Yes, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। जी, I have a question कि I've seen many girls जो इस तरह के साइबर क्राइम इश्यूज में इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट हमारा जैसे कि सोसाइटी है और काफी मुश्किल हो जाता है कई बार इवन पेरेंट्स को समझाना, या उनको जब पता लगता है तो काफी बुरा रिएक्शन इवन फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से भी आता है। तो कोई तरीका है ऐसा कि जो हो सकता है बॉयज भी इसमें इन्वॉल्व हो कुछ, जो कि इस तरह की चीज चाहते हो अपने लिए, लेकिन मोस्टली मैंने गर्ल्स को देखा है कि वो विदाउट इन्वॉल्विंग देयर पेरेंट्स FIA की हेल्प ले सके। जी बिल्कुल, ये ज्यादा जो है ये फीमेल्स के लिए इसका प्रॉब्लम होता है कि उनको या तो फैमिली उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उनको ये होता है कि इसके बाद से एजुकेशन आपकी खत्म हो जाती है। एक वो मोरालिटी का प्रेशर तो डेफिनेटली होता ही है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं, हम उनका एनालिसिस, हमारे पास फीमेल स्टाफ है, यानी उनको जो डील करेंगी वो फीमेल्स करेंगी। हमारे साथ मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं हमारी फीमेल्स, और हमारे इवन FIA साइबर क्राइम में साइकोलॉजिस्ट भी एक खातून है जो हमने इसीलिए हायर की थी कि जो विक्टिम्स आते हैं उनकी काउंसलिंग भी हम लोग कर लें। तो ये हम इंश्योर करते हैं आखिरी हद तक कि उनकी फैमिली को पता ना चले, ये बात बाहर नहीं निकले, यानी उनको पता है और हमें पता है और किसी को पता ना चले। बट होता क्या है कि जिसको हम अरेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके फीमेल के, अगर उनको उसके घर का पता होता है, उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो उनके घर माफी मांगने के लिए चले जाते हैं कि खुदा के लिए हमें माफ कर दें। वहां से चीज डिस्क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर वो यहाँ पे भी हम लोग हेल्प इस तरह से करते हैं कि हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको रोकें, बट ये है कि यहाँ से डिस्क्लोज होने का खदशा होता है। बट बहुत सारे ऐसे मैटर्स मुझे याद है, ऐसी बच्चियां हमारे पास आई हैं कि जो गांव से बिलोंग करती हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं। उन्होंने ये कहा कि सर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया, हमारा कल्चर ऐसा है कि कत्लो गारत हो जाएगी या मेरी एजुकेशन यहीं पे खत्म हो जानी है, मुझे वापस बुला लेना है। हम तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन हम उनकी फैमिलीज को पता लगने नहीं देते, और हमारी कोशिश होती है कि हम उस क्रिमिनल को पकड़ के तो यहीं पे इसको, हाँ इस तरह के मामलात में होता क्या है, एक तो हम वो ऑब्जेक्शनेबल स्टफ जो होता है वो पूरे का पूरा हम उससे रिकवर कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय तब तक नहीं करते जब तक वो मामला हल नहीं होता, वो रिकवर कर लेते हैं। और दूसरा, उसको हम उस स्टेज पे ले जाते हैं जो क्रिमिनल होता है, कि वो कहता है कि खुदा के लिए कहीं मेरी FIA से जान छूट जाए। तो वो जो विक्टिम होता है, विक्टिम उसकी स्टेज पे आ चुका होता है और वो विक्टिम की स्टेज पे आ चुका होता है कि वो इतना जिच हो जाता है, वो कहता है कि आज मेरी अगर FIA से जान छूट जाती है तो आइंदा मेरा बाप भी ये काम नहीं करेगा। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके उसको उस स्टेज पे ले जाएं कि वो सारी जिंदगी दोबारा उस लड़की की तरफ देखने का सोचे भी नहीं। तो ये 2-4 दिन में भी मसला हल हो जाता है, हाँ, बट प्रॉमिस नहीं होता हमारा, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस लड़की की फैमिली को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि होता भी है, लेकिन 60-70% ऐसा होता है कि वो लड़की का प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है जो आप बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। Okay, thank you, Mishkat. And I think Misha also has a question which is kind of similar. So, Misha, you can ask your question. Sir, I just wanted to ask that what efforts does FIA make for those victims who are worried about his or her reputation? Because mostly people do not even report such crimes because they think that it would ruin their image. So, is there any element of confidentiality in this whole complaining process? जी बिल्कुल। हम 2007 से जैसे मैंने बताया कि इसको इन्फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल्स जो ऑफेंडर्स हैं उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा
कि किसी का डाटा FIA से लीक हुआ हो, किसी का डाटा बाहर आया हो। ये हमारा SOP है कि किसी भी विक्टिम का डाटा अगर किसी ऑफिसर से निकलेगा तो वो इटसेल्फ इसका रिस्पॉन्सिबल होगा और उस ऑफिसर के ऊपर FIR होगी। यानी वो क्रिमिनल का यूं समझ लें कि वो पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट से कभी किसी का डाटा नहीं निकला और इंशाल्लाह निकलेगा भी नहीं, क्योंकि ये आखिरी जगह होती है जहां पे लोग, हमें ये पता, खुशी से नहीं आते हैं जो हमारे पास विक्टिम्स आते हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, सारे कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है हमारा, हमें पता है कि आजकल उसके मोबाइल में भी डाटा हो सकता है, उसके USB में भी हो सकता है और उसके साथ उसके गूगल के अकाउंट में, उसके फेसबुक पे, उसके क्लाउड पे भी डाटा पड़ा हो सकता है। क्योंकि टेक्निकल साइड से हम लोग हैं, हमारी कोशिश सबसे जो पहली होती है कि उसका जो प्राइवेट डाटा उसको किसी भी तरह से रिकवर कर लिया जाए उस बंदे से। हाँ, अगर उसने आगे लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, किसी के पास रखा हुआ है, उसको, उस बंदे को पकड़ा जाए, वहां से उसको जो है वो डाटा रिकवर किया जाए। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस जॉब के अंदर है वो यही है कि आपकी प्राइवेसी को इंश्योर किया जाए और वो जो प्राइवेट डाटा है उसको रिकवर करके उसको सिक्योर किया जाए या उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और दूसरा ये चीज है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कि कराची, क्वेटा जो है वहां पे भी कभी हमने सुना नहीं कि जिसको हमने एक दफा पकड़ा है वो दोबारा भी उसने इस तरह की कोई हरकत किसी के साथ की है, वैसे मैंने सुना नहीं है आज तक। और होपफुली ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जिस तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो क्रिमिनल होता है जिसको पकड़ते हैं, तो वो मेरे ख्याल से कि वो दोबारा नहीं सोचता होगा इस तरह का करने। Okay, so thank you, sir. Akram, can you ask the next question? Yes, sir. Assalamu alaikum. Sir, I have a question. Normally हम लोग जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसके ऊपर along with all other issues तो हमारी पॉलिटिकल चीज़ें और करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं। तो सर उसमें मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा सा एक तो नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दें कि लोग नॉर्मली जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं कई दफ़ा और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और वो कह देते हैं जो नेशनल इंटेग्रिटी को हर्ट करती हैं। और दूसरा सर इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, लाइक इंटरनेशनली भी वो हमारा कंटेंट विजिबल होता है तो इससे हमें हमारे एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारी अपनी इस पे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, जो इफेक्ट आ सकता है बुरा। जी, सोशल मीडिया यूज करने के लिए आपको वो है ना कि दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। जो 5th जनरेशन वॉर है वो भी हमने लड़नी है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जितना ज्यादा 5th जनरेशन वार के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है वो दुनिया में किसी और को नहीं लड़ना पड़ रहा। इस हवाले से हमारे एनिमीज बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग, खास तौर पे जो आपने बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका था कि पॉलिटिकली हम लोग, जो हमने नोट किया है कि हमें अंदाजा नहीं होता कि हम बात क्या कर रहे हैं। यानी पॉलिटिकली अगर मैं किसी जो है वो जमात के साथ, पार्टी के साथ मैं एफिलिएटेड हूँ, तो मैं इस लेवल पे जाके एफिलिएटेड हूँ कि मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। वो पार्टी और वो इदारे शायद एक पेज पे हों, लेकिन एक एक जो वर्कर होता है, जो जज्बाती किस्म का वर्कर होता है, वो 150 तरह की चीजें उसके ऊपर लिख रहा होता है। उसको ये भी जज्बात में आके पता नहीं चलता कि ये अगेंस्ट हमारी स्टेट है, ये इलीगल काम में कर रहा हूँ। ये चीजें जो हैं ये भी कानून में डिफाइन कर दी गई हैं। हमारे साइबर क्राइम एक्ट का अप्लाई भी होता है इस पे, और 505 आपका जो है वो PPC का सेक्शन जो है वो साथ में हम अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हमने अरेस्ट किए हैं जो आप ये कह लें कि जिनको अंदाजा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अंदाजा होता है बट वो जज्बात में इतना यानी आगे चले जाते हैं कि वो क्राइम की हद तक चले जाते हैं, एंटी स्टेट चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा इस तरह के लोग होते हैं जिनको अंदाजा ही नहीं होता
कि ये हम क्राइम कमिट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखें, मैं सिंपल फेसबुक की बात करता हूँ। आजकल जो है ये जो सदी चल रही है, इसमें डोमिनेट दुनिया पे वो कर रहा है जिसके पास डेटा है। इससे पहले लास्ट जो हमारा चल रहा था, 20वीं सदी चल रही थी, उसमें जिनके पास ऑयल था वो रिच थे दुनिया में, वो डोमिनेंट थे। अब जिसके पास डेटा है वो डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को। और आपको भी पता है कि इस वक्त जितने भी फेसबुक है, अब फेसबुक के पास डेटा और डेटा एनालिसिस दोनों हैं पूरी दुनिया के। यानी फेसबुक को पता है कि वहां से अगर पाकिस्तान के लाहौर का डेटा निकाला जाए कि इन लोगों को पसंद क्या है, ये लोग खुश किस बात पे होते हैं, ये लोग नाराज किस बात पे होते हैं, तो वो जस्ट फेसबुक का वो क्यूरी करके डेटा फिल्टर करके निकाल सकते हैं कि लाहौर के लोग जो हैं वो, क्योंकि हमने फीलिंग एंग्री, फीलिंग एनॉयड, फीलिंग हैप्पी, हमने वो भी साथ में उन्होंने ऑप्शंस दे दी हुई हैं कि जो डेटा खुद ही उनको फिल्टर करके देती हैं कि किस किस चीज पे इस कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो एनॉयड होते हैं, कौन सा टाइम ऐसा है जिस टाइम पे वो क्या करना पसंद करते हैं। तो उनके पास, अब जिसके पास डेटा और डेटा एनालिसिस है वो दुनिया पे हुक्मरानी करेगा, ये इतना जरूरी है। आप अब 5th जनरेशन वॉर, और जो हमारे पाकिस्तान में लोग एंटी स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ या पार्टीज के खिलाफ या पर्सनैलिटीज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि उनका एक एक एक्टिविटी जो है वो इंटरनेशनली वो उसको सिक्योर और सेफ किया जा रहा है, और वो हमारे मुल्क के खिलाफ उसको यूज किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। लेकिन एक चीज जरूर है, हम बिल्कुल विजिलेंट है। हमने बहुत सारे इस तरह के लड़के, इस तरह के लोग पकड़े जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बाहर से बैठ के, बहुत लोग उनको जानते भी हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर बैठ के, और वहां पे बैठ के वो ये काम कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, जो पाकिस्तान के एनिमीज हैं, वहां पे बैठ के। तो वहां पे जाके आप उनको पकड़ नहीं सकते, बट वहां पे आपने उनको जवाब देना है, उसके लिए आपने तैयार होना है, और उनको उनको उनके हर बात का उसको जवाब देना है। वो वार है जो हम लड़ रहे हैं इस वक्त की। तो मेरे ख्याल से अगर इसके अलावा कोई चीज आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। Okay, so the next question is from Aisha Abid Malik. Aisha, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। Assalamu alaikum. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, in the first place. I think ये बहुत ज़्यादा informative था हम सबके लिए। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। एक तो I really wanna ask on the behalf of being a girl. लड़के तो हम सुनते हैं, but I wanna ask कि लड़कियाँ कितने एवरेज पे आपको एज अ पर्सन मिलती हैं जो ये हरकतें कर रही होती हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जिन लोगों को आप पकड़ते हैं उनके साथ लाइक किस किस्म का चीज की जाती है? जैसे बहुत वर्स्ट सिनेरियो में तो आपने बताया कि हम उन्हें जेल दे देते हैं या फिर उनके लिए उस तरह का होता है, लेकिन अदर देन दैट क्या होता है? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि लड़कों को तो हम सारे ब्लेम करते हैं, बट आई थिंक लड़कियां भी मुलविस होती हैं इस सब में टू एन एक्सटेंट। तो आई रियली वांट टू आस्क कितनी एवरेज ऑफ गर्ल्स के केसेस आपके सामने आते हैं जो ये सब कर रही होती हैं? गर्ल्स करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो तादाद है वो लड़कों की है। हाँ, गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा गर्ल्स को करती हैं, और कम ऐसा होता है कि बॉयज को करती हैं। इस तरह की गर्ल्स हमने पकड़ी भी हैं। गर्ल्स की जेलसी कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि कहीं पे वो शादी करना चाह रही हैं और वो दूसरी लड़की जो है वो उसको टीज करना या उसको खराब करना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी। जेलसी फैक्टर होता है। या आपके स्टडी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका मतलब ये कि एक लड़की ज्यादा मार्क्स ले रही है तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं। काफी सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई भी किया, बट होता ये है कि इसमें हमारे पास जो सोशल मीडिया का क्राइम है, इसमें मेरे ख्याल से जेल तक जो बात जाती है, एक तो हमारा रिमांड का टाइम होता है कि जिसमें हम बंदे को अपनी कस्टडी में रखते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 डेज हम रख सकते हैं। और हमारे पास खैर 2 दिन ही बड़े होते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे पास 2 दिन के लिए आ जाता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये
कितना इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या इसको समझाने वाली बात है या इसकी काउंसलिंग की जरूरत विक्टिम्स को भी होती है और ऑफेंडर्स को भी होती है। कभी ये होता है कि जो लड़की या लड़का जो ऑफेंडर है, जो ये काम कर रहा है, वो भी साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो उसकी काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। तो ज्यादा मैटर्स जो है वो एक वीक में सॉल्व हो जाते हैं। यानी प्रायोरिटी भी होती विक्टिम की ये नहीं होती कि हम इसको जेल करवाएं और कोर्ट्स में जाएं और जाके मतलब आगे धक्के खाने की, वो नहीं होती। स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादा, वो कहते हैं कि हमारा मसला हल हो जाए, हमारा डाटा जो है वो इससे निकल आए, हमारी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम बस इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं। तो हम लोग भी जाहिर है फिर उसको कोशिश करते हैं कि उसको वाइंड अप ही कर या करवा दिया जाए। विद इन 5 to 7 days वो सॉल्व हो जाता है। हाँ, बट गर्ल्स जो हैं वो मेरे ख्याल से 10% ऐसा होगा तो ओवरऑल कि जिसमें गर्ल्स शामिल होती हैं या गर्ल्स ये काम कर रही होती हैं। All right, Awais, are you here? Okay, so now next question is from Awais Awan. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था ना कि हेट स्पीच के खिलाफ जो है वो आप लोग कार्रवाई करते हैं, तो मैंने ये पूछना था कि हेट स्पीच अगर कोई आपको कंप्लेन करे तभी आप उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई रद्द अमल लेके आते हैं, कि आप खुद भी ये चीज देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं? क्योंकि अभी अक्सर मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी हेट स्पीच चल रही होती है एक दूसरे के खिलाफ आगे पीछे, तो आप उस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं या जो है वो कोई कंप्लेन कर रही तो आप जो है उसको कैटर करते हैं? जी, इस पे होता ये है कि उसका उसका इंटेंसिटी देखते हैं कि बेसिकली एफआईए जो है ये कोई विजिलेंस के लिए या इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। हम हैं पोस्ट क्राइम जो है वो हमारा जो एक्शन होता है वो होता है, और हमारी है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। हमने क्राइम होने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरी ये चीज है कि हम लोग खुद मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोग हमारा कोई ऐसे लोग हों जिनको हमने डेजिग्नेट कर दिया कि आपने मॉनिटरिंग करनी है। हमारे सामने चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, हमारे सामने चीजें आ जाएं, हमें अंदाजा हो जाए कि इसको फौरी तौर पे इसको काउंटर करना चाहिए, तो हम लोग उस पे एक्शन फौरी तौर पे खुद भी ले लेते हैं। लेकिन ज्यादा हमारा जो होता है वो कंप्लेंट बेस्ड होता है काम। हम हर चीज पे खुद एक्शन नहीं लेते होते। उसमें 2-3 रीजंस हैं। ले भी सकते हैं कि हर चीज पे इस तरह से खुद ही एक्शन लेके और खुद ही उसको काउंटर करने के लिए। इसके उसकी वजह ये है कि हमारे अलावा और भी पाकिस्तान में एजेंसीज हैं जो इस चीज को देख रही होती हैं और इस चीज पे काम कर रही होती हैं और उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम उस पे एक्शन भी लेते हैं, लोगों को अरेस्ट भी करते हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो भी करते हैं। लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से, आई मस्ट से कि हमारे पास स्टाफ की कमी होने की वजह से हम हर उस कंप्लेंट को जिसको हमें खुद ही जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, शायद हम मतलब उसमें थोड़ा सा अवॉइड भी कर जाते हैं और स्टाफ के कम होने की वजह से कर भी नहीं सकते। लेकिन अभी होपफुली नए ऑफिसर्स आ गए हैं, कुछ थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं अभी, और भी हमने रिकमेंडेशंस भेजी हैं। जब हमारे पास ऑफिसर्स पूरे होंगे तो डेफिनेटली फिर हम ये सेक्शन भी बना सकते हैं कि जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करे और उनके खिलाफ एक्शन ले। हमारा अलहदा से एक विंग जो है वो होना चाहिए, ये हमें अंदाजा है इस चीज का। जो इख्तियार है पीका को इम्प्लीमेंट करने का, वो एफआईए के पास ही है या और भी और एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो केस को देखती हैं? जी, एफआईए ही पीका को अप्लाई कर सकता है, और कोई ऐसी पाकिस्तान में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, पुलिस या कोई भी ऐसी नहीं है जो एफआईए एक्ट के, ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत कोई एफआईआर कर सके या लीगल कोई कार्रवाई कर सके। ये सिर्फ एफआईए पाकिस्तान में। All right. Okay, so the next question is from Ahmed Altaf. Ahmed, आप अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। Recently, just about 2 or 3 months back, government decided to regulate the television media industry along with the social media industry as well. So I want to ask that what kind of new rules are going to come in order to regulate
both social and media industry, और क्या पहले से डिफरेंट होगा जो पहले था और अब जो होगा? थैंक यू। देखिए, सोशल मीडिया रूल्स जो हैं वो जब बनाएंगे, तो जब हमारे पास आएंगे तो हमारे पास तो तब आएंगे जब वो बन जाएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होगा तो उनको डेफिनेटली अप्लाई हम लोगों ने करना है। अभी मैं इसके क्या बन रहे हैं रेगुलेशंस, क्या रूल्स बन रहे हैं, उस पे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, बट उस पे मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रॉपरली मैंने उनको पढ़ा नहीं है। हमारे कुछ ऐसे हैं कोलीग्स जो उन मीटिंग्स में जाते हैं, जो अपनी इनपुट देते हैं, जो उसमें जिनके साथ आपकी मुशावरत होती है। बट ये है कि जब वो हमारे पास आएंगे अप्लाई होने के लिए, तो फिर हम आपको बता सकेंगे कि वो एक्चुअली बने क्या है। डेफिनेटली उसमें वो चीजें कि ये जो अभी बात, इससे लास्ट क्वेश्चन था कि एंटी स्टेट जो आपकी कुछ कैंपेन चला दी जाती हैं, जो ट्रेंड्स चला दिए जाते हैं, और कोई ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर मटेरियल ऐसा डाल दिया जाता है जो है उसको आप कह लें कि उसको फॉर्ज करके या डिफरेंट कंटेंट्स को काट के इकट्ठा करके एक वीडियो बना के, जिसमें उसकी लॉजिक ही चेंज हो जाती है उसका। तो वो इस तरह की चीजों के लिए डेफिनेटली बनेगा कि आज आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हो, आपका लॉ नहीं बोलता। अगर लॉ उसके खिलाफ कोई आपको प्रोविजन देता भी है तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो पीका हमारे साइबर क्राइम एक्ट में इस तरह की कोई स्ट्रांग यानी कोई सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो हम उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें पीपीसी जो है उसके सेक्शंस जो हैं वो साथ में ऐड करना पड़ते हैं, और हमें उसको पकड़ना पड़ता है। तो ये चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो जाहिर है इसके हवाले से इसके एथिक्स क्या होने चाहिए, कैसी चीजें अपलोड होनी चाहिए, किस तरह की चीजें शेयर होनी चाहिए, या आप क्या कर सकते हैं, यही डिफाइन होंगी डेफिनेटली, जो स्टेट से मुतलका होंगी वो होंगी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के हवाले से। बाकी सोशल मीडिया को तो खास तौर पे आप इसको बाउंड नहीं कर सकते, आप इसकी बाउंड्रीज बना नहीं सकते। वो जितने मर्जी आप एथिक्स बना लें, हाँ वो आप पढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और लोगों को उसके हवाले से, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आपको बर्दाश्त करना पड़ता है बहुत सारी ऐसी चीजों को जो आम रूटीन में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिनको आप बैन कर सकते हो, बट सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हो आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Sir, I have two questions. The first one is the people who use proxies to change their IP addresses और फिर वो सारे सोशल मीडिया के क्राइम्स एक्ट करते हैं, तो आप उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेते हैं? और द सेकंड वन इज, जैसे हम पैमरा में देखते हैं कि डिफेमेशन का काफी क्लियर लॉ है कि यू कैन नॉट डिफेम एनीवन अनलेस यू हैव अ प्रॉपर एविडेंस और या कोर्ट का वर्डिक्ट वगैरह ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, तो इस पे आप लोग कैसे एक्शन लेते हैं? जी, प्रॉक्सी के हवाले से तो ये है कि प्रॉक्सी लोग यूज करते हैं, जाहिर है आईपीज अपने जो हैं वो चेंज करने के लिए, अपनी लोकेशन को हाइड करने के लिए। बट प्रॉक्सी यूज इवन करने के बावजूद भी हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हमारा लाइजॉन है फेसबुक के साथ, उन सोशल मीडिया जो है वो प्रोवाइडर्स जो हैं दुनिया में, उनसे हम हमारे एग्रीमेंट है, उनसे हम डाटा लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम बंदा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बहुत कम, शायद रेयर ही ऐसा हुआ हो कि बंदा प्रॉक्सी भी यूज कर ले, कुछ भी कर ले और वो अपने आप को हाइड कर ले वो। और दूसरी चीज ये होती है कि मैं जैसे पहले बताया कि 10-10 साल हमने भी यानी ये हैकिंग वैकिंग और ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली भी की भी हैं, इसको पढ़ा भी हुआ है, इसकी सर्टिफिकेशंस भी हमारे कुछ ऑफिसर्स ने की हुई है, हमें इस चीज का अंदाजा भी है। तो ये कि कर लेते हैं इसको मैनेज हम लोग अच्छे तरीके से, रिसोर्सेज से और अपनी स्किल्स के साथ। दूसरा डेफेमेशन का जो आपने बात की है, डेफेमेशन की आज तक मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान के अंदर कुछ सजा नहीं हुई जो इसका सूट करते हैं आप।
2-3 चीजें हैं। 500 सेक्शन है पीपीसी का सॉरी, जो जो आप किसी के वो क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ करवा सकते हैं जो, और उसके अलावा आप जाहिर है डेफेमेशन का सूट करते हैं किसी के खिलाफ जिसका आज तक कोई फैसला नहीं आया। बट ये है कि जो हमारे साइबर क्राइम में जो डिफाइन किया हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम की पहली सजा जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत हुई थी वो डेफेमेशन में हुई थी। सेक्शन 20 है हमारा जो इसको डिफाइन करता है, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। तो वो 2017 में मुझे याद है अजहर सफदर लड़के का नाम था, वो मेरा ही केस था, इसलिए मुझे याद है कि उसमें विद इन 7-8 मंथ्स ट्रायल होने के बाद सजा हो गई थी। तो अब जो डेफेमेशन का है, आपने सुना होगा एक यूट्यूबर है यू खानो, उसका काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर केस चलता रहा, वो भी साइबर क्राइम में था। अभी वो लड़की फॉल्स एलिगेशंस की जो आप बात कर रहे थे, जब हमने उस केस को, वो गुजरांवाला मेरी पोस्टिंग थी एज इंचार्ज साइबर क्राइम और वहीं पे वो काम कर रहा था किसी के साथ, तो उसने आके कंप्लेंट किया था। तो जब वो लड़की जिसने उस पे एलिगेशंस लगाए थे और उसको उसका इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे उस पे सारा किया था, तो वो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि वो एलिगेशंस को वो साबित नहीं कर सकी लड़की, और वो फॉल्स एलिगेशंस थे, और लेकिन उसका डैमेज पड़ा हुआ। बट उस लड़की पे एफआईआर हुई और उसने यू खानों से माफी मांगी, तो फिर उसकी जान छूटी, वरना एफआईआर। अली जफर का केस आपको होगा, मीशा शफी का जो लाहौर साइबर क्राइम में चल रहा है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि मतलब ये साइबर क्राइम में इसकी रेमेडी मौजूद है, और ये सबसे बेहतर रेमेडी है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर। बाकी जितने भी आपके जो अवेलेबल लॉज हैं, पीपीसी है या आपका आप कोर्ट्स हैं, उनसे बेहतर जो है वो साइबर क्राइम है, जिसमें जल्दी सजा होने के चांस होते हैं, जल्दी रेमेडी मिलने के चांसेस होते हैं। Okay, so now the next question is from Rabia Shams. Rabia, आप अपना क्वेश्चन पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि अभी आपने काफी डिटेल में सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने क्राइम्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन दे दी, और काफी हद तक चीजें हम लोगों को खुद भी पता है। एक चीज मैंने आपसे ये कंफर्म करनी थी कि मुख्तलिफ जगह पे ऐसा होता है कि कैमरास इंसर्ट हुए होते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आजकल हमारी सोसाइटी में जो फीमेल ड्रेसिंग रूम्स हैं उनमें कैमरास होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। तो उनकी जो कंप्लेंट्स होंगी या अगर ये कोई इवेंट होता है तो ये भी एफआईए के अंडर साइबर मतलब उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग आजकल जैसे मतलब पब्लिक वाईफाई बहुत ज्यादा है, हम लोग डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जाएं, आप एम्पोरियम पैकेजेस में जाएं, आप फ्री वाईफाई से आप क्या कहते हैं कनेक्ट हो जाते हो। तो उसके यूजेज का आपको क्या नुकसान, मतलब हमारी, क्योंकि ऑब्वियस है अपने घर के वाईफाई को यूज करना और मतलब आप बिल्कुल एक ओपन पब्लिक वाईफाई यूज करें तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? थैंक यू सो मच। जी, ये हिडन कैम्स वाला जो है, ये इस पे मेरी एक वीडियो भी मैंने बना के जो है वो मेरे ट्विटर पे और यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है। इस तरह के मैटर्स हमारे पास आए हैं लेकिन कम है। उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्ट जो है वो हरेसमेंट या ब्लैकमेलिंग नहीं होती। कुछ इस तरह के केसेस आए हैं। जब भी मैंने उसमें ये बताया था कि जब भी आप चेंजिंग रूम्स में आप जाते हो तो पहले वहां पे जाके आप एक दफा चेक कर लें, क्योंकि ये वो कैम्स होते हैं, 2 तरह से हो सकता है ये। एक तो कैम सामने लगा होता है कहीं ना कहीं छुपा के, बट ये जो कैम होता है चेंजिंग रूम, एक तो जगह बड़ी छोटी सी होती है, दूसरा ये होता है कि वो कैम को छुपाना वहां पे बड़ा मुश्किल सा काम होता है। अगर आप थोड़े से भी आपके दिमाग में है कि यहाँ पे कैम हो सकता है, आप बड़े आराम से उसको ढूंढोगे। उसकी वजह ये कि वो कैम लगाते ऐसी जगह पे हैं जहां से उनको व्यू वो जो चाहिए होता है वो व्यू उनको मिल जाए। तो वो थोड़ा सा आप अगर विजिलेंट होंगे तो वो आप उसको आसानी से ढूंढ लेंगे। दूसरा वो एक चीज इसमें हमने देखी कि जो उसमें वो मिरर लगा होता है
वो ब्लैक सा उसको वो एक साइड से नजर आ रहा होता है, ब्लैक तो नहीं होता लेकिन वो ब्लर किया हुआ होता है उसको, और दूसरी साइड से वो सारा नजर आ रहा होता है। तो इस तरह का भी एक चांस हो चुका है। जो चेंजिंग रूम्स हैं अगर वहां पे ब्लर किए हुए शीशे लगे हुए हैं तो कोशिश करें कि वहां पे चेंज ना करें। दूसरा ये कि ये डेफिनेटली एफआई साइबर क्राइम का केस होता है, लेकिन लोग करते क्या है, ये लोकल पुलिस को या दूसरे किसी थाने में चले जाते हैं, वहां कंप्लेंट कर देते हैं और वहां से वो प्रॉपर तरीके से थाने वाले उसको टैकल नहीं कर सकते। इस तरह से कि जैसे मैंने बताया कि हम सारे लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के, हमें साइबर क्राइम का हमें इची बिची का अंदाजा होता है कि क्या हो सकता है। फिर हमें 10 साल हो गए इसको इन्फोर्स करते हुए पाकिस्तान में। हम इंटरनेशनली हम वर्कशॉप्स में भी गए, पूरी मतलब बाहर जाके भी एक्सपोजर लिया हुआ इसका कि दुनिया इसके ऊपर क्या कर रही है। तो हमें इसलिए हमारे लिए ये चीजें फिंगर टिप्स पे होती हैं। बट जब आप लोकल पुलिस के पास जाते हो वो इस चीज को भी वैसे ही डील करते हैं जैसे एक आम चोर को डील करते हैं। तो वहां से केस खराब होके फिर हमारे पास ट्रांसफर हो जाए या वहीं से खत्म हो जाए, उनको इसकी सीरियसनेस का, उनके पास क्योंकि मर्डर और डकैती तरह के हीनियस क्राइम्स होते हैं, वो इस चीज को सीरियस लेते ही नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ये उससे भी ज्यादा सीरियस है कि बंदा जिंदा तो होता है लेकिन मरों जैसा होता है। तो एक तो ये साइबर क्राइम को ही रिपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा जो आपने वाईफाई का पूछा है, वाईफाई में दो चीजें, एक तो अपना वाईफाई घर का या आपका पर्सनल वाईफाई उसको अननोन बंदे को नहीं देना। आपने कोशिश करें कोई भी बंदा आपका वाईफाई यूज कर गया तो कोई अगर उसको यूज करते हुए कोई क्राइम कमिट कर गया, जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हुए पहुंचेंगे तो हमने तो आपके घर पहुंचना है। हम आपसे कहेंगे हमें बंदा चाहिए जिसने आपका वाईफाई कनेक्ट किया था। अगर वो 2 महीने पहले की बात है, या आपके पूरे आपके यानी हर किसी को आपका भाई बहने जो भी आता है उसको दे देते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 3 महीने पहले इस तारीख को इतने बजे किसने यूज किया। तो हम बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जो हमें अल्टीमेटली हमें पता होता है कि वो बंदा जो है उसने नहीं किया, हमें आगे लीड नहीं मिलती तो सफर उसको करना पड़ता है जिसका वाईफाई मिसयूज होता है। जो आपने बात की है वाईफाई यूज करने की, कोशिश करें अपना वाईफाई यूज करें। ये रेस्टोरेंट्स पे होटल्स पे जाके आप यूज करते हैं, वाईफाई को हैक करना तो इजी नहीं है, हो जाता है बट ये कोई इजी काम नहीं है। जब आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो, आप जाहिर है जब उस नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हो आपके मोबाइल तक एक्सेस करना भी इजी हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि आईफोन जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर है एंड्रॉयड से, एंड्रॉयड भी सिक्योर है। अब जो आपके जो अभी 7 सीरीज के बाद से एंड्रॉयड आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, लेकिन आईफोन तो जाहिर है वो तो मैचलेस है, वो तो सबसे ज्यादा सिक्योर है। नहीं उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं, कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, आप यूज कर भी सकते हो। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि यानी अपना डाटा यूज करें मोबाइल का या अपने घर का वाईफाई यूज करें। जी All right. So the next question is by Farad. Farad, आप पूछो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, रमजान करीम। वालेकुम सलाम सर आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का कंसर्न होता है कि जो है एजेंसीज कह लो या जो भी है इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की कह लो कि वो हमारे फोन के और लैपटॉप के कैमरास को जो है यूज कर रहे होते हैं टू व्यू अस। एक तो ये एक मेरा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा सर डार्क नेट का है कि डार्क नेट के बारे में इतना लोगों को नहीं पता, और वहां पर अक्सर यानी कि देखा जाता है कि मेरे एथलीट दोस्त होते हैं कि वो वहां वेंचर ऑफ कर लेते हैं, देख लेते हैं जाके, और वहां पर भी एक कंसर्न होता है कि यू कैन बी हैक्ड ओवर देयर एज वेल। तो ये जो एजुकेशन ऑफ डार्क नेट है, एक ये मेरा क्वेश्चन है, और दूसरा है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वाला। थैंक यू। जी जो प्राइवेसी की आपने बात की है, कोई एजेंसी आपके मोबाइल्स का या आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। कॉमन जो मैन होता है आप हैं, आपको प्राइवेसी से और ये इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी आपको रीड नहीं कर रहा। हाँ इसमें हमें घबराने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त भी मेरा व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है किसी एजेंसी की तरफ से। हम इस चीज में थोड़ा सा घबराएं क्योंकि हम इस एजेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आपस में भी यानी जो है वो हमारी वो चलती रहती है कि कौन क्या काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है।
तो हमारे मोबाइल्स, हमारी चीज़ें जो हैं वो तो जो है वो होती हैं, लेकिन आपका मोबाइल, आप बेफिक्र रहें, आपका मोबाइल कहीं पे जो है ना वो प्राइवेसी उसकी वो नहीं होगी, वो किसी एजेंसी की तरफ से नहीं लगा होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं कोई ऐसा फिल्टर ज़रूर होता है कि अगर एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो वो कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन वो इस लेवल पे वो काम नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो आपने डार्क वेब की थी, डार्क वेब के हवाले से ये है कि लोगों को डार्क वेब के बारे में अवेयर करना, मेरा ख्याल है कि वो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनको ये बताया जाए कि डार्क वेब को आपने यूज़ नहीं करना, या डार्क वेब पे जाना नहीं है वहाँ पे। और डार्क वेब जो है वो आपको पता ही होगा कि वो आपका मैक्सिमम जो इंटरनेट का यूज़ है वो डार्क वेब का यूज़ है। ये तो 2-5% लोग हैं जो हमारे जैसे जो ये दूसरा इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसके लिए इंटरनेट ब्राउज़र्स भी डिफरेंट होते हैं। डार्क वेब से हम लोगों ने लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं ये देखने के लिए कि क्या एक्टिविटी चल रही है। मुझे याद है कि पाकिस्तान का, बल्कि वो भी पहला ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्कैम था, सरगोदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैम। अगर आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे, सादत अमीन अंकल मंटो के नाम से वो बड़ा पॉपुलर हुआ वो केस पाकिस्तान में, बल्कि बीबीसी पे और कुछ 6-7 मुल्कों में उसकी न्यूज़ चली और चलती रही। पाकिस्तान का ये ज़ैनब के बाद सबसे बड़ा वो केस था। सरगोदा से हमने उसको अरेस्ट किया था और उसको 7 साल की सज़ा हुई है साइबर क्राइम एक्ट में, और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी। तो वो उसको जब हमने पकड़ा तो वो डार्क वेब पे ऑपरेट कर रहा था और बच्चों की वीडियोस बना के भेजता भी था। मतलब उसमें ये होता है कि कोई जो है वो करेंसी पे काम कर रहा है, कोई जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे काम कर रहा है, तो कोई वो अपने अपने चैनल्स अपने जो है ना वो उस पे ज्वाइन किए होते हैं। लेकिन होता ये कि डार्क वेब को सिर्फ क्राइम के लिए यूज नहीं किया जाता। डार्क वेब या डी वेब जो होता है, इसको मुख्तलिफ ममालिक की लॉ इन्फोर्सिंग या इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यूज करती हैं अपने पर्पजेस के लिए। नहीं, अगर मैं गूगल के थ्रू कोई मेल किसी को करूंगा तो वो तो जाहिर है मैं किसी से छुपा नहीं सकूंगा। तो ये कि हमारी जो एजेंसीज होती हैं दुनिया में जो एजेंसीज होती हैं उनके अपने नेटवर्क्स भी डार्क वेब और डी वेब पे चल रहे होते हैं। तो ये इतनी डार्क वेब और डी वेब बुरी चीज जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये इस पे अच्छा काम भी होता है जो दुनिया कर रही है जो अपने। लेकिन क्रिमिनल्स जो हैं वो ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। कोशिश करें कि इस साइड पे देखें, इस साइड पे जाएंगे, ये वो नशा है या ये वो चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है। आपने सुना और आपने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और जब आप वहां पे जाएंगे आपको नई से नई ऐसी चीज मिलेगी वहां पे कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी होते जाएंगे। कोशिश करें अवॉइड करें, वरना ये होता है कि किसी न किसी एजेंसी के हत्थे चढ़ जाता है बंदा और उसकी लाइफ ही सारी की सारी जो है ना वो स्पॉइल हो जाती है। अब जिस बंदा हमने पकड़ा था वो इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, उसने यूईटी टेक्सला से इंजीनियरिंग की हुई थी 98 में, और 2016 में या 17 में पकड़ा था हमने। तो इतना पुराना ग्रेजुएट था, तो वो उसकी अब वो 3-4 साल से जेल में, अभी आगे भी 2-3 साल उसने गुजारा। तो ये है कि कोशिश करें इसे अवॉइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। आई वांट टू आस्क दैट व्हाट्सएप के ऊपर जो एक कन्वर्सेशन होती है उसके ऊपर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लिखा आता है, ठीक है। और पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है हमारे रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल कोई भी कोरोना के हवाले से कोई प्रमोट कर रहा है तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, या ऐसा कोई मामला होता है तो वो हमारी जो चैट्स हैं वो पढ़े होते हैं आगे, फॉर एग्जांपल हमारे बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को जा सकती है नहीं जैसे। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा होता है। दूसरा पूछिए। बस ये एक क्वेश्चन था। नहीं, थैंक कोई यू। नहीं पढ़ रहा होता जी, एजेंसीज नहीं पढ़ रही है। Okay, Ali, you also said that you have a question. यस मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी की परमिशन के बगैर उसकी वीडियो शूट करना, चाहे कोई बैठा भी है ऐसे ही, तो उसकी वीडियो शूट करना, इससे रिलेटेड एक रीसेंट इंसिडेंट है, वो मैं मेंशन कर दूं। एक बॉय ने वॉलंटियर किया एक टेलीकॉम कंपनी में रिसेंटली कुछ मंथ पहले, और वहाँ उनके ऑफिस में वो गया वॉलंटियर करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने बताया नहीं था कि क्या काम एग्जैक्ट करना है। जब वहाँ पहुँचे हैं, अ, उसको एक रूम में बिठाया और वहाँ उनको बोला कि आपने हमने ये एक ऐप बनाई है, आपने इसके बारे में बताना है कि ये कैसी है, और यही बस बेसिक थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन वो एक इंटेरोगेशन सा रूम था, उसमें कैमरास थे, एक मिरर था जिसकी वो दूसरी साइड से गोल वाला मिरर जिसमें से सी थ्रू होता है। और जब वो हो गया, ऐप के बारे में उसने बता दिया, जब बाहर आया तो देयर वाज अ होल टीम जो उसको मॉनिटर कर रही थी, और उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग एंड ऑल, और बाद में उसको एक कंसेंट फॉर्म दिया कि इसको साइन कर दें। कंसेंट फॉर्म रिकॉर्डिंग करने के बाद दिया। अब रिकॉर्ड किया गया उसकी सब चीज़ों को विदाउट हिज कंसेंट, तो इज इट आल्सो एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और इसके बारे में क्या है? अगर कहीं से जी नहीं समझ तो मैं रिपीट कर सकता जी जी, मुझे समझ आ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसमें ये है कि देखें, वो उसके साथ उसकी इजाजत के बगैर उसकी वीडियो किसी की बनाना, और अगर उसका कंटेंट इस तरह का है जिससे वो बंदा डिफेम हो सकता है, जिससे उस बंदे की प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, जिससे वो बंदा हरास हो सकता है, तो ये क्राइम होता है। अगर वो बंदा समझता है जिसकी ये वीडियो बनी है कि उसको उसकी वजह से उसकी उसकी रिप्यूट डैमेज हुई है, उसको पब्लिक किया गया, या कोई बंदा उसको अपने पास रख के उसको ब्लैकमेल कर रहा है उस बंदे को, तो वो एफआईए में साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकता है। इसके लिए 3 साल की सजा है। जैसे मैंने सेक्शन 20 बताया कि इस तरह की वीडियो की वजह से अगर किसी को डिफेम किया जाता है, या उसकी उसकी उसके खिलाफ कोई इस तरह की कोई चीजें अपलोड की जाती हैं, तो वो सेक्शन 20 होता है। सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग है। अगर उसकी वजह से वो हरासमेंट होती है, उसको उसको हरास किया जाता है, तो वो सेक्शन 24 है। और दूसरा ये है कि अगर उसको इसी चीज़ पे एतराज़ है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरी वीडियो बनाई गई, तो ये होता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा और इंफॉर्मेशन। ये हमारे सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 जो हैं वो इसमें इसको डिफाइन करते हैं। वो जिसमें भी फॉल करेगा फिर उसमें उसको डिलीट किया जाएगा। बट जिसकी वीडियो बनाई गई है, जिसकी पिक्चर बनाई गई है, अगर उसको एतराज है तो फिर ये ऑफेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जी। All right. Okay. So Mohit Suhail has the next question. Mohit, अगर आप जरा briefly अपना question पूछिए. Yes, sure, ma'am. Assalamu alaikum everyone. So my question is to sir कि जिस तरह पाकिस्तान के काफ़ी इदारे जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ख़राब रही है, जिस तरह पुलिस स्टेशन का कल्चर देख लें तो इस बारे में, तो आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट एफआईए कि अगर जिस तरह पाकिस्तान में हम देखें डोमिनेंट लोग जो हैं वो इजीली स्केप कर जाते हैं लॉ को, तो अगर हमें ऐसा फील हो कि जो हमारा मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर है एफआईए का जो हमें डील कर रहा है वो बायस्ड हो रहा है या इस तरह का कोई मामला, तो हम किसको अप्रोच करें उस मसले के लिए एफआईए में? जी, ये मसाइल तो डे वन से चले आ रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगा कि ये इस तरह से नहीं होता, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि कौन लोग हैं जो इसको डील कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, और डिपेंड उस बंदे पे भी करता है जो वहाँ पे इंचार्ज हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे डेप्टी डायरेक्टर हैं। अगर मैं बैठा हुआ हूँ कहीं पे लाहौर में इंचार्ज हूँ, तो लाहौर में जो भी लोग काम करें मुझे पता है कि वो लोग कौन है, किस तरह से काम करें। अगर मैं ईमानदारी से करूँगा तो वो भी ईमानदारी से करेंगे, उनकी कोशिश होगी
कि वो भी ईमानदारी से करें। तो इस हवाले से मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि रिक्रूट हमारे जो है इदारों का कुछ इदारों का भी मसला होता है, कुछ उन लोगों का भी मसला होता है। आप यकीन करें ऐसे लोग भी होते हैं इस तरह के जो आके खुद कहते हैं कि यानी इस तरह की ऑफर्स करते हैं। दूसरा बंदा, हमारे ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो लड़ तक चुके हैं लोगों के साथ कि यार तुम मुझे किस चीज के बारे में, हमारा टेम्परामेंट शायद पूरी हमारा बन गया सोसाइटी का कि जब तक वो इस तरह का कुछ किसी को ओब्लाइज नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है वो उनका काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हैं कुछ होते हैं एलिमेंट्स इस तरह के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साइबर क्राइम में जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किन से हम बेहतर हैं और किस तरह से बेहतर हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि साइबर क्राइम में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से, हमारी सैलरीज बहुत अच्छी है। दूसरी चीज जो आपने बात की कि वो जो एलिमेंट होता है, देखिए आपने सारी जिंदगी में अभी तो आपने सुना, लेकिन 2017 में एक सिटिंग डीआईजी पे एफआईआर हुई थी। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा हो कि गिलगित बल्तिस्तान के सिटिंग सर्विंग डीआईजी पुलिस जो थे उनके ऊपर उनकी वाइफ की पिक्चर्स उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल की थी, या किसी को भेजी थी। विल होती है जो ऑफिसर की, जिसने करना है अगर वो है तो वो कर जाता है। अगर वो अल्लाह की जात से नहीं डरता, वो लोगों से ताल्लुक बनाने में लगा रहता है, वो उसका कायदे कवानीन ये होते हैं कि जो तगड़ा है वो सच्चा है, तो फिर जाहिर आंसरेबल तो उसको खुदा को भी होना है। लेकिन एक चीज ये है कि इस वक्त जो हमारी हिरारकी है साइबर क्राइम में, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हाई अप्स हैं, इनसे पहले भी उन्होंने सिर्फ एक चीज की डिमांड की है हमारे से, और वो मेरिट की। अगर किसी ने मेरिट नहीं किया तो वो उसने खुद ज्यादती की है अपने साथ और उस विक्टिम के साथ और इदारे के साथ। लेकिन हमारे कभी किसी सीनियर ने हमें फोन करके ये नहीं कहा कि यार इस बंदे की फेवर करनी है। हमने एफआईए के अंदर वो डेप्टी डायरेक्टर रहे हैं जिन पे हमने एफआईआर दी। तो ये है कि अगर कोई इस तरह का इंस्पेक्टर, कोई ऐसा हमारा कोई मुलाजिम इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके ऊपर जाहिर है इंचार्ज साइबर क्राइम विंग बैठा होता है, उसको बताएं। फिर भी अगर आपको कुछ शक होता है, उससे ऊपर आपके डायरेक्टर बैठे होते हैं। आपने अपना हक लेने के लिए पीछे नहीं हटना, आपने हर हद तक जाना, तो फिर आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखें, ये निकाल दें दिमाग से कि सिफारिश चल जाएगी या खुदा ना खास्ता कोई और मामला हो जाएगा तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता साइबर क्राइम में। क्योंकि एविडेंस ऐसा होता है, डिजिटल एविडेंस के जो आपके फुट स्टेप्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसमें मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। या देखें पिक्चर मौजूद थी मोबाइल में या नहीं, अगर कोई डिलीट भी कर देता है तो फोरेंसिक में निकाल आती है वो, ये नहीं हो सकता। इसलिए यानी आप अगर ये सोच लें कि आपने अपना हक लेना है तो फिर वो जो देने वाला होता है, जो आपको, यानी ये हो सकता है कि उस इंस्पेक्टर से चेंज करके किसी और को दे दी जाए, किसी ईमानदार को दे दी जाए, किसी और अच्छे को। ये भी हो सकता है कि वो उसका रवैया ऐसा हो कि आपको लग रहा हो कि वो हमारे साथ जो इंसाफ नहीं कर रहा, बेचारा ढीला ढाला भी इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कि ओवरऑल काफी बेहतर है हमारा जो साइबर क्राइम में, झूठा झूठा ही होता है और सच्चा सच्चा ही होता है यहाँ। So, sir, our last question is from Solomon Irshad. So, Solomon, you can ask your question. Sir, Assalamu alaikum. I have two questions. Number one, what are the requirements to be an FIA officer? And secondly, I would love if you could reply to that. Is there any way if we can contact you directly? जी, अच्छा, एफआईए में हमारे साइबर क्राइम विंग में आने के लिए आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन होनी चाहिए, या आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होने चाहिए, तो वो साइबर क्राइम में आ सकती है। एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससीएस, ये बेसिक आपका जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी ये होती है। और अगर हमारे बाकी जो विंग हैं एफआईए के, उनके लिए
कोई भी मास्टर्स आपका होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो। सीट्स आती रहती हैं FIA के अंदर, अभी 1200 सीट्स नहीं आनी है। जो हमारा ये नया विंग बना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विंग, उसकी सीट्स आनी है 1200 सीट्स हैं। आप जो अप्लाई करना चाहते हैं वो करे, और टोटली मेरिट पे FPSC के थ्रू होगा और मेरिट पे होगा। और मेरे से अगर कांटेक्ट करना है, मेरा ट्विटर है, मेरा ट्विटर हैंडलर है आसिफ इकबाल CCW। CCW है साइबर क्राइम विंग। आसिफ इकबाल CCW जो है वो ट्विटर पे भी है, इंस्टा पे भी है, और फेसबुक पे आसिफ इकबाल चौधरी के नाम से मेरी प्रोफाइल है। सोशल मीडिया पे ये है कि कोई ज़रूरी होता है तो मैं यानी सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि कोई किसी का प्रॉब्लम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कोई ना कोई गाइड कर दिया जाए। बाकी कंप्लेंट करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को FIA की साइट पे, ये साइबर क्राइम की साइट पे जो तरीका है कंप्लेंट करने का वही करना होती है। ये मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं और मैं अपने पर्सनली ये चीज़ अवेयरनेस के हवाले से लोगों को गाइड करने के लिए मैं ये करता होता हूँ। तो इसका मेरा ऑफिशियल कोई इससे ताल्लुक नहीं है, ऑफिस का ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। ये मेरा ज़ाती है कि मैं लोगों को अवेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। साइकोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हैं FIA में? जी डेफिनेटली, हमारी सीट्स हैं साइकोलॉजिस्ट की अभी इस दफ़ा, और जाहिर है जब नेक्स्ट होंगी तो ये फील किया गया कि साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। 6 सीट्स थी जिसपे इंटरव्यूज हुए। बाय आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू पैनल जो भी लास्ट ईयर इंटरव्यू हुए, तो उसमें हमने 6 और सारी फीमेल्स रखी हैं, क्योंकि ज़्यादा फीमेल्स के मैटर्स हैं सोशल मीडिया के और उनको चाहिए होती है काउंसलिंग, तो फीमेल्स ही ज़्यादा हैं जो साइकोलॉजिस्ट हमने हायर की। सर आई जस्ट मिस्ड वन क्वेश्चन। मिशकात, आपने एक क्वेश्चन यहाँ पोस्ट किया था, इफ यू कैन आस्क दैट। जी मैम। जी मैम, मैंने पूछना था सर कि कुछ ऐसे क्राइम जैसे कि अभी रबिया ने आपसे पूछा था कि कैमरास जो इंस्टॉल किए जाते हैं वो लोगों को अक्सर नहीं पता होता कि FIA के अंदर आता है। तो ऐसे कुछ क्राइम्स आप जनरली बता सकते हैं जो कि लोगों को नहीं पता कि साइबर क्राइम या FIA के अंदर आते हैं और लोग जनरल पुलिस की तरफ ले जाते हैं वो केसेस? हाँ जी, उसमें एक तो ये चीज होती है कि कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है अगर सोशल मीडिया पे, यानी ये खास तौर पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई किसी को थ्रेटनिंग मैसेजेस कर रहा है, ये चीज जो है ये हम डील करते हैं। किसी की वीडियोस पिक्चर्स के हवाले से जो लोग ब्लैकमेल करते हैं, यानी उनको वायरल करने के लिए उनसे पैसे भी लेना शुरू कर देते हैं। इसमें इसका सबसे अच्छा हल यहाँ पे बैठ के बताने से ज्यादा बेहतर ये है कि मैम को अंदाजा है, इन्होंने मुझे ट्विटर पे ही शायद फॉलो किया था। इसका सबसे अच्छा हल ये है कि क्योंकि इसमें ना मैं वीडियोस अपनी एक 1.5 मिनट की बना के अपने ट्विटर पे लगाता रहता हूँ। ट्विटर को मैं अभी 3-4 मंथ से ही मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं पुराना यूजर नहीं हूँ ट्विटर का। तो मेरी कोशिश होती है कि साइबर क्राइम के हवाले से अवेयरनेस दी जाए और लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपने कैसे उसको डील करना है। अगर कोई आपका दोस्त साइबर क्राइम के हवाले से कोई सोशल मीडिया का विक्टिम बनता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। लाइक आपकी कोई फ्रेंड आपको कहती है कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, आपने सबसे पहले उसके साथ क्या करना है, आपने कैसे उसको लेके चलना है। ये टिप्स जो हैं, ये गाइडेंस जो है, ये उन वीडियोस के अंदर बेहतर होगा कि आप ट्विटर पे फॉलो कर लें। आपके इन क्वेश्चंस का, वो इसलिए नहीं, मुझे फॉलोअर्स का बिल्कुल शौक नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए, या मेरी ये जॉब ही नहीं है, या मैं मतलब वो इस तरह का नहीं, बट रीजन सिर्फ ये होती है कि यानी आप लोगों को अवेयरनेस मिल जाए, क्योंकि ये इसका साइबर क्राइम का सबसे बड़ा मसला अवेयरनेस है कि लोग बेचारे विक्टिम बन जाते हैं। 10 दिन के अंदर उनका वो हशर हो जाता है कि जो अगर इंटरनेट ना होता तो सारी जिंदगी को उनको इस स्टेज पे बदनाम करने के लिए नहीं लेके आ सकता था जितना वो 10 दिन में बचा हो जाता। तो बेहतर है कि ट्विटर पे फॉलो कर लें। उसमें इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको जितनी आपकी क्यूरीज हैं इस हवाले से, वो आपकी सारी ऑलमोस्ट एड्रेस हो जाएंगी। उसमें इंटरव्यूज हैं, उसमें मतलब कुछ मैंने चीजें लिख के डाली हुई हैं,
कुछ ये कि हमारी जो केसेस डे टू डे हम डील करते हैं उनके बारे में बताया हुआ होता है। तो वो चीजें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और डिफरेंट आजकल हमारे पास जो पुलिस से जो भी हमारे पास केस आता है वो खराब होकर ही आता है। वो जब मोबाइल चेंज कर देते हैं या एविडेंस जो है, अब देखें एक सिंपल सी चीज है, आपने किसी का मोबाइल पकड़ लिया है, पुलिस वालों ने क्या करना है, मोबाइल पकड़ के अपने पास रख लेना। उनको ये नहीं अंदाजा कि मोबाइल जो है वो गूगल के साथ अटैच किया हुआ है बंदे ने, वो गूगल लॉगिन करेगा और सारे मोबाइल को वाइप आउट कर देगा, वो उसको फैक्ट्री रीसेट गूगल के थ्रू कर देगा। उसको नहीं पता। हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी का मोबाइल सीज करते हैं हम सबसे पहले उसको एयरप्लेन मोड पे कर देते हैं, ताकि उस मोबाइल से जितने भी आपकी एप्स कनेक्टेड हैं वो सारी डिस्कनेक्ट हो जाएं। इस चीज का पुलिस को नहीं पता, वो एविडेंस जाया कर देते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है इसकी अवेयरनेस जरूरी है हम लोगों के लिए भी, जो हम लॉ एनफोर्स कर रहे हैं, जो इस टेक्नोलॉजिकल क्राइम को डील कर रहे हैं। हम तो अपडेट होते रहते हैं, अपने यहाँ पे सेमिनार्स में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमें खुद नई चीजों का, आप जैसे लोगों से भी सीखने का हमें मौका मिलता है। हम कोई अकले कुल नहीं है, यानी आप लोगों के साथ सेशंस करके बंदे के खुद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और मैं आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ। तो ये चीजें हम लोग तो करते रहते हैं, लेकिन शायद एक पुलिस वाले को टाइम इस चीज का ना मिले या उसकी प्रायोरिटी ये ना हो। तो ये है कि अब इसको थोड़ा सा जो है ना ये देखते रहें इस पे, यानी वो इंटरनेट पे सर्च करके भी आप बहुत सारी चीजें जो है इसके ऊपर हासिल कर सकते हैं। आजकल हमारे पास जो क्राइम ज्यादा आ रहा है पुलिस वालों की तरफ से, जो 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 जिसपे हमें मसाइल होते हैं, वो ये ज्यादा हेट स्पीच के हवाले से आ रहा है कि सेक्टेरियनिज्म बड़ा ज्यादा चल रहा है। वो बंदे को अरेस्ट भी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है उसके नाम की प्रोफाइल कोई और चला रहा है, पुलिस वाले को पता ही नहीं, वो तो उसी बंदे को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। हम जब ढूंढते हैं तो बंदा कहीं और से निकलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के अंदर भी चल रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर करें।